फॉरेन ट्रेड इन इंडिया बेटे बेटा जो था भी कोई भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट थी वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी ड्यूरिंग दिस पीरियड। वाई? क्योंकि इससे पहले जो हमारे ब्रिटिशर्स जो हमारी कंट्री को उन्होंने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था कि हम एकदम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और जो एलपीजी पॉलिसीज थी जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट की दैट वाज पोस्ट 91 लाइक 91 है राइट। लेकिन एक सीक्रेट प्लानिंग के थ्रू वो हम आगे भी पढ़ेंगे। इंडिया ने एक्सपेरिमेंट किया था कि हम अगर एलपीजी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। सो बच्चे फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया जो है उसने 1950 में अभी हमने ऊपर मेजर गोल्स में पढ़ा भी था सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है। यस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारा मेन रिलायंस था, गोल था हमारा कि हमने सब कुछ ही भारत में बनाना है। इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा रिलायंस होना चाहिए, हमें इंपोर्ट्स को बिल्कुल कट ऑफ करना था। ठीक है। लेकिन हमने वहां पे अभी लास्ट टाइम ये बात में पढ़ी थी कि एक बहुत बड़ी बेवकूफी की थी इंडियन प्लानर्स ने उस टाइम पे कि उन्होंने एक्सपोर्ट्स पे तो फोकस करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। राइट। So, Bacha, India entered into a planned development era in 1950s, and at the time, import substitution was a major element of India's trade and industrial policy. In 1950s, India's share in the total world trade was just 1.78, not even 2%. ठीक है। तो मतलब कितना शेयर था हमारा, लेन देन कितना था, ओनली इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू 1.78% ओनली। ट्रेड पॉलिसी वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बाहर से सामान बिल्कुल भी मत मंगवाओ, अपने ही घर में इंडिया में सारी चीजों को बनाओ और यूज करो। ठीक है। इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट इन वाइटल सेक्टर्स, सेल्फ रिलायंट मीन्स सेल्फ मतलब नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीबॉडी एल्स, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है। सेल्फ रिलायंट in vital is important sectors, India has followed the strategy of replacing many imports by domestic production. तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, इंपोर्ट्स को खत्म करके डोमेस्टिकली गुड्स को प्रोड्यूस करके अपने यहाँ पे बेचना और खरीदना शुरू कर दिया। इन द फर्स्ट 7 5 year plans, India characterized by an inward looking trade strategy. Now what is inward looking trade strategy? That means क्लोज इकोनॉमी थी हमारी। हम ना ही इंपोर्ट ना ही एक्सपोर्ट किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे थे। हम कहते हैं कि थे कि सिर्फ जो भी बना रहे हो वही खाओ और जो उगा रहे हो वही बेचो, सिर्फ अपनी ही इकोनॉमी, नॉट आउटसाइड। टेक्निकली दिस स्ट्रैटेजी इज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो किस तरह की स्ट्रैटेजी थी? इनवर्ड लुकिंग। क्या थी बेटा? यस, इनवर्ड लुकिंग मीन्स कंप्लीट बैन ऑन इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है। Import substitution refers to a policy of replacement or substitution of imports by domestic production. जो हम बाहर से गुड्स मंगवाते थे, कहते थे वो इंडिया में ही प्रोड्यूस करो। ओके। Import, for example, instead of importing vehicles made in foreign country, domestic industries would be encouraged to produce themselves in India. तो उन्होंने कहा कि बाहर से इंपोर्ट मत करो गुड्स को या कार्स को, आप इंडिया में ही प्रोड्यूस करके उसको यहीं पे बेचो और खरीदो। ठीक है जी। The basic aim of the policy was to protect domestic territories from foreign competition. यही कारण था। देखो, अगर आज हम कोई हमारे ऊपर टैरिफ नहीं है, कुछ नहीं है, टैरिफ मीन्स टैक्सेस नहीं लगाते अगर हम इम्पोर्ट्स पे, तो क्या होता है, बाहर के देश क्योंकि वो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, हाँ या नहीं, क्या उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कंट्री से कम हो गई, सस्ते में प्रोड्यूस कर पाएंगे? जैसे चाइना की गुड्स को क्या हम टक्कर दे सकते हैं? नो। दो दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग, उनकी लाइफ की शेल्फ लाइफ, सॉरी, जो उनकी यूज लाइफ है, ड्यूरेबिलिटी वो बहुत लेस है। एक बार यूज करते हो नेक्स्ट दिवाली तक लाइट्स पे भी नहीं चलती है, बहुत बार ऐसा होता है। पर फिर भी बेटा, वो जिस प्रोडक्ट पे, जिस दाम पे, जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं मार्केट में, क्या हम दूर दूर तक उसको कंपटीशन दे सकते हैं? आंसर इज नो। एंड उस टाइम पे जाओ जब हमारी डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, हम rather stagnant and backward इकोनॉमी थे, तो कहीं से भी क्या हम फॉरेन कंपनीज या कंट्रीज को कंपटीशन दे सकते थे? नहीं। अगर हम उनको एंटर करना अलाउ करते तो अगेन वो हमारी कंट्री को डोमिनेट करते। यस, हमारी मार्केट को डोमिनेट करते। यस। सो इस वजह से बच्चे ये मेन कारण था कि हमने फॉरेन ट्रेड कंप्लीटली बैन कर दी थी। ओके। The policy of import substitution can serve two definite objectives. Number one, saving of precious foreign exchange and achieving self-reliance. तो बच्चे दो कारण थे। एक तो सबसे बड़ा तो हमें पता ही है, जेम्स में से एस, दैट इज सेल्फ रिलायंस, दैट वी वांटेड टू
सब्सिट्यूट इंपोर्ट गुड्स विद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। एंड नंबर टू, देखो जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, देखो हम इतने स्ट्रांग तो थे नहीं कि हम कुछ एक्सपोर्ट कर पाते अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आए तो अभी उसको कह रहे नहीं है। आ जाओ बेटा। बच्चे हमने स्टार्ट ही किया अभी, ठीक है, फॉरेन ट्रेड। इसमें मैं बता रही थी कि हमारी कंट्री में मेन गोल क्या था, सेल्फ रिलायंस था, कि हम जो है इंपोर्ट्स को खत्म कर देते थे। हम कहते थे जो भी बाहर से आप इंपोर्ट करने लगे उससे बेटर इंडिया में ही प्रोड्यूस करो। और उसके दो कारण थे। एक तो पहला मेजर गोल हमारा एस जेम्स वाला एस था, सेल्फ रिलायंस। दैट मीन के बाहर से कुछ भी मत मंगवाओ, इंडिया में ही प्रोड्यूस करो, आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स। नंबर टू एक्सप्लेन करने लगी थी कि जो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है बच्चे, हमारे पास दूसरी कंट्रीज का जो खजाना पड़ा, कंट्री की करेंसीज का जो खजाना पड़ा है, ठीक है। अब जब भी बच्चे सोचो, से सपोज आप लोग बैठे हो यूके में, ठीक है, यूके में बच्चे जो करेंसी चलती है उसको हम पाउंड्स कहते हैं, स्टर्लिंग पाउंड्स। ठीक है, अगर आप यूके में बैठे हो बच्चे, आपके लिए गांधी जी की शक्ल या आईएनआर इंडियन रुपीस क्या कोई मायने है कि आपको यूके पाउंड स्टर्लिंग पाउंड चाहिए? स्टर्लिंग पाउंड चाहिए, हाँ या नहीं? वहां पे गांधी जी की शक्ल कोई मायने नहीं है, कागज है, फाड़ देंगे लोग, राइट। तो अगर बच्चे से सपोज कोई एक इम्पोर्टर बाहर की कंट्री में बैठा है जिससे मेरे को गुड्स मंगवाने, वो क्या कहेगा, यूके में बैठा हूं तो पाउंड्स दो, यूएस में बैठा हूं तो डॉलर्स दो, है या नहीं? अगर मैं जापान में है तो येन दो, चाइना में हो तो दीरम, वो क्या होता है उसका, रंबी दो। सो एंड जो भी कंट्रीज में करेंसीज हैं, हर कोई अपनी करेंसी डिमांड करेगा। अब इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व कौन है बताओ, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस? आरबीआई। आरबीआई के पास हमारी करेंसीज पड़ी हैं। बच्चे अब वो अगर हम इतने ज्यादा इंपोर्ट करेंगे बाहर की कंट्रीज में, उसको उन्हीं की करेंसी वापस देनी पड़ेगी, हाँ या नहीं? उनकी करेंसीज वापस देनी पड़ेगी, तो मतलब इसका मतलब उस करेंसी की करंट कंट्री की डिमांड ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी कंट्री की वैल्यू कम होती है और उनकी ज्यादा होती है, बस ये समझ लो। जब हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं ना सामान, क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है तो उनका प्राइस करेंसी मतलब और स्ट्रांग हो जाती है, महंगी हो जाती है। और क्योंकि हमें मैं यहाँ पे हूँ, मेरी जेब में तो गांधी जी है, आईएनआर है। अब मुझे खरीदना है पाउंड ताकि मैं बाहर पैसे दे सकूं। तो बच्चे मैं अपनी जेब से रुपया आरबीआई को दे रही हूँ, उसके बदले वो मुझे स्टर्लिंग दे रहा है। यस। तो मेरी प्राइस, मेरी जो करेंसी है उसकी सप्लाई ज्यादा हो रही है तो प्राइस कम होता है। जिसको ये समझना है फॉरेक्स में भी समझेंगे, नहीं समझ आ रहा तो सिंपल सी बात समझ लो कि यहाँ पर, क्योंकि अगर हमारे को फॉरेन एक्सचेंज अगर मैं कर रही हूँ, मतलब इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो दूसरी कंट्री की करेंसी भी इन्वॉल्व हो रही है। और अगर इम्पोर्ट कर रही हूँ तो मुझे उन्हीं की करेंसी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो खजाना है वो कम हो करेंसी। ओके, अभी के लिए फॉरेन एक्सचेंज में और डिटेल में इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। फिर बच्चा, तो यही दो कारण थे, सेविंग ऑफ प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज, वाई बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व नहीं था। दूसरा, अचीविंग सेल्फ रिलायंस, दैट वाज अ मेजर गोल ऑफ आर इकोनॉमिक प्लानिंग। यस। प्रोटेक्शन फ्रॉम imports थ्रू tariffs एंड quotas। नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ tariffs एंड quotas। सिंपल एक बार ही लिख लो कहीं। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, ऐसे ये टैरिफ लिखा है तो इसके ऊपर टैरिफ को लिखो टैक्सेस। कोटास लिखो नॉन मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है जी। टैक्सेस बना मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन, आप क्यों नहीं लिख रहे हो गुरप्रीत जी? हाँ जी। टैरिफ्स मतलब टैक्सेस या फिर मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शंस है। कोटास टैक्सेस नहीं है, वो क्या है, नॉन मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन है, मतलब क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतनी क्वांटिटी से ज्यादा नहीं मंगवा सकते, इससे ज्यादा वेट के नहीं मंगवा सकते, इससे ज्यादा करेंसी के एक्सचेंज में नहीं मंगवा सकते, वो क्या है, हमारे कोटास। ठीक है, अब हम यही पढ़ेंगे। बच्चे टैरिफ्स क्या है, दे रेफर्स टू द टैक्सेस लेवाइड ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। The basic aim of imposing heavy duty on the imported good is to make them more expensive। बच्चे अगर आप मेरी बात सुनो, कभी आप ट्रैवल कर रहे हो या बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ, मेंटोस हमारे जो इंडिया में होती है वो 10 रुपए की मिलती है, खरीदिए कभी इसने मेंटोस? इंडिया में जो बनी होती है 10 रुपीज की होती है, और वही अगर आप इम्पोर्टेड खरीदो टेस्ट सेम,
कवर सेम, फ्लेवर सेम, सब कुछ सेम है, बट वो कहेंगे इम्पोर्टेड है। कितने की? 70 रुपए की, 80 रुपए की। यस और नो? आई थिंक कितने तक का प्राइस होता है, मुझे ध्यान नहीं है। तो बच्चे वही एक मेंटोस 10 की, और वही सेम मेंटोस, क्योंकि वो इंडिया से बाहर से आई है, तो वो 70 रुपए की। ऑनेस्टली मैंने बहुत बड़ी ट्राई की है कि मैं टेस्ट के बीच का डिफरेंस जान सकूं, बट कभी नहीं पता चला, वो ना पैकिंग ना टेस्ट। ठीक है? वो क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हम कहते हैं अगर मेंटोस कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, व्हाई इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड? सो इस वजह से उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज, 200% तक की ड्यूटीज। पता, अगर कोई सामान 10 रुपए का है तो भारत उसके ऊपर 200%, दैट मीन्स कितना हो गया? 2000 बना सकते हो उस गुड का प्राइस। है ना? 200% इज, है ना, 2000 ही हुआ ना, कि 200 हुआ? करना, चलो सॉरी, कर लेते हैं ऐसे ही। 10 into 200 डिवाइड बाई 100। हाँ सॉरी, फिर तो 20 हुआ, सॉरी। यस, ओ सॉरी, यस। नहीं, 100%, हाँ मतलब 30 रुपीज तक बेच सकता है। यस सॉरी, आई एम सॉरी, यस। सो उतने तक के टैक्सेस यूजुअली इम्पोज होते हैं। ये टैक्स है ना 200%। सो 10 तो बेसिक प्राइस ही है, प्लस 20, दैट मीन्स कम से कम ये 30, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये लिखा हुआ है 30 रुपीज का वो सामान बेच देगा आराम से। 10%, 100, 200, 1000%, कितने भी परसेंट तक ड्यूटीज जो है इम्पोज कर सकता है। ठीक है बच्चे? सो मुझे एक बात बताओ, सेम चीज अगर 10 रुपए की मिल रही है और सेम चीज 70 रुपए की मिल रही है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? 10 rupees now, not 70. Unless you are irrational, yes, you just want to try and say ठीक है मैं देखती हूँ डिफरेंस, बट अगर हर रोज लेनी है तो मैं तो 10 रुपए की चीज खरीदूंगी। यस, बिल्कुल। सो बच्चे, दिस इज वन रीजन, वन मेजर रीजन कि जिस वजह से हम टैक्सेस बहुत हैवी, ह्यूज टैक्सेस इंपोज करते हैं, ताकि लोग जो है इंडिया में इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस ज्यादा दे देन अदर प्रोडक्ट्स। कभी आप महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने जाओ, जैसे कि माइकल कॉर्स खरीदने जाओ, एलवी खरीदो, या कोई भी और महंगे प्रोडक्ट्स खरीदो, गुच्ची खरीदो, ये सारे क्या है? बाहर के ब्रांड्स हैं। ठीक है? आप अगर सिंगापुर जाओगे आपको एमके बहुत सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो वहां का ब्रांड है। लेकिन अगर वो इंडिया आते आते बच्चे, उसके ऊपर इतनी हैवी ड्यूटीज लग जाती है कि वो 10,000 की चीज यहाँ पे कम से कम 35-40,000 तक का बैग मिलेगा। घड़ी जो वहां पे अगर आपको से सपोज 5,000 की मिलती है, 4,000 की मिलती है, वो यहाँ पे सेम टू सेम 15-20-25,000 रुपए की घड़ी मिलेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि अगर ठीक है आप इतना ही तुम्हारे को खरीदना है, इफ यू सो ब्रांड कॉन्शियस, देन ओके, पे मी मनी, दे दो पैसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? सो इस वजह से क्या होगा, अगर आप ज्यादा महंगी चीज खरीदोगे तो यू विल बी डिस्करेज्ड। यस और नो? आप कम से कम खरीदोगे। सो दिस इज वन रीजन व्हाई गवर्नमेंट imposes huge and heavy taxes on imports, number one. Okay. Number two, quotas. Quotas मैंने आपको कहा नॉन मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन है, क्वांटिटी, क्वालिटी, वेजर, वेट, साइज, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। सो बच्चे, quotas are the non-tariff, non-tariff means non-tax barriers imposed on the अगेन ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, के 1,000 टन से ज्यादा फिश ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते, 10,000 से ज्यादा फिशेस नहीं इंपोर्ट कर सकते, ऐसे से कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो वो अगर है रिस्ट्रिक्शन, चाहे आप पे कर सकते हो, इतना महंगा नहीं है, पर फिर भी क्वांटिटी के ऊपर आ गए तो क्या आपको, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया 10,000 टन से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो? कोई भी दुनिया में इंसान कर सकता है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट? सो बच्चा, इट इज अ फिक्सिंग द मैक्सिमम quantity of restriction means maximum limit on the import of the commodity by a domestic producer. Okay. Tariffs on imported goods and fixation of quotas helps in restricting the level of imports. As a result, domestic firms can expand without fear from competition from foreign. Yes or no? अब अगर टैक्सेस इतने ज्यादा हैं, कोटास यहाँ पे ज्यादा है, तो मुझे क्या टेंशन है कि बाहर से मुझे कंपटीशन होगा, कि अपने आसपास का ही कंपटीशन है सिर्फ? आसपास का कंपटीशन है ना। अगर बाहर का यार इतना महंगा बिक रहा है, मुझे पता है कि लोग इसको तो प्रेफर करेंगे नहीं, बस मुझे अपने लोगों से ही लड़ाई है, इंडिया के लोगों से ही लड़ाई है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी और ज्यादा से ज्यादा बेचना शुरू कर दूंगी। यस, ओके, समझ आया है गुरप्रीत? Reasons for import substitution. Number one, the policy of protection. बच्चे,
In the form of import substitution, it is based on the notion that industries of developing countries like India are not in a position to compete against the goods produced by the developed economies. With protection, they will be able to compete in the due course of time. और हेवी टैक्सेशन लगाने से बच्चे क्या होगा, अगर हमारे इंडिया में कोई एक प्रोडक्ट 30 रुपीज का बिक रहा है, वही अगर बाहर से 10 रुपीज का आ रहा है, अगर हम उसके ऊपर 20 का टैक्स लगा रहे हैं, तो मार्केट में आप और मैं तो इनडिफरेंट है। यस और नो? मे बी टैक्स लगाया इंडिया में वो 25 रुपीज की चीज मिल रही है, और टैक्स लगा के बाहर का प्रोडक्ट 35 का है, तो बच्चे मैं आगे ये वाला चूज करूंगी, इसको चूज नहीं करूंगी। जब तक बच्चे थोड़े सालों तक, जब तक टैक्सेस इम्पोज हुए हैं, मेरी प्रोडक्शन बढ़िया हो जाएगी, मैं सस्ते पे प्रोड्यूस करने लग जाऊंगी, हाँ या नहीं, तब अगर इसको मुझे हटाना भी पड़ जाए बाद में ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मे बी हमारी कंट्रीज के साथ अलायंस हो गया, जैसे आपने देखा हो अपना यूके के साथ अभी वर्ल्ड टाइम में, अभी सॉरी वॉर टाइम में, जब अभी लड़ाई हो रही थी इंडिया पाकिस्तान की, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो, यू यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब बैठक बैठी थी, जब हम सबके साथ अलायंसेस बना रहे थे, यूके वॉज नॉट अ वेरी गुड फ्रेंड, इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन, याद है ना, इंग्लैंड, लोगों ने हमारे पर उस टाइम में बहुत राज किया था, तो हमारे जितने भी इंपोर्ट्स होते थे 100% उसके बाद बहुत हैवी टैक्सेस लगते थे अगर हम यूके से कुछ भी इंपोर्ट करते थे। अब पीएम मोदी जी ने उनके साथ बैठ के एक अलायंस अलायंस मतलब एक दोस्ती जो है उसमें एंटर किया, और बोला कि हम टैक्सेस नॉन टैक्सेस को हटा देंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, एंड देयर विल बी फ्री ट्रेड। मतलब जब आप आगे अगर कभी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे इस टॉपिक को, तो वहां पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं, एफटीएस जिसको हम बोलते हैं, जहां पे आपकी अगर से सपोज आप अलग कंट्री में, मैं अलग कंट्री में, हम दोनों एक अग्रीमेंट शेयर कर लेते हैं कि हमारे बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे इंडिया का रशिया के साथ बहुत पुराना प्यार है, रिश्ता है, दोस्ती है, जो भी कह लो, जहां पे बच्चे हम क्या करते हैं, रशिया के सेकेंड हैंड गुड्स, मतलब जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको, आपने अभी शायद अगर वॉर में सुना भी हो तो रशिया की ये मिसाइल वो मिसाइल तो नहीं थी उड़ रही है जिसको इन्होंने मात नहीं दे पाए, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? सो दैट वाज बच्चे, दैट इज एन अग्रीमेंट ईयर्स बैक, लाइक पता नहीं कितने सालों पुराना, 100-200 साल पुराना, कितना साल मुझे नहीं पता, इतने साल पुराना भाई का हमारा एक अग्रीमेंट चल रहा है, जहां पे हम रशिया से सेकेंड हैंड उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, और उसके बदले हमारा बार्टर चलता है, वो हमसे जो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स वगैरह जो भी है, सर्विसेज है, हम उनको वो देते हैं, क्योंकि हमारा टर्शरी सेक्टर बहुत बढ़िया है, आउटसोर्सिंग, सो वी आउटसोर्स फॉर देम, वी गिव देम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन रिटर्न। ठीक है, सो ये क्या है, फ्री ट्रेड है। ठीक है, यहाँ पे बस ये है कि मॉनेटरी की जगह हम बार्टर में, ऐसे भी मैंने आपको बताया यूके के साथ हमने सारे टैरिफ्स हटा दिए, हमने कहा फ्री ट्रेड रहेगी आपके और हमारी कंट्री के बीच में, जो भी गुड्स का लेन देन होगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो उनको भी खुशी, उनकी मार्केट और बढ़ रही है, हमें क्या, हमारी कंट्री एक और सपोर्ट में आ गई। ठीक है, सो बच्चा यहाँ पे क्या होता है, अगर से सपोज वहां पे अगर अभी यूके में अगर अभी हमने फ्री ट्रेड नहीं करी थी, तो उनके गुड्स के ऊपर हम हैवी ह्यूज टैक्सेशन लगा रहे थे, और हमारी कंट्री क्योंकि अभी डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, तो हमारे प्रोडक्ट ऑब्वियसली थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन अगर अब वो टैरिफ हट जाएगा तो बताओ दोबारा से हम लोग उनके गुड्स, क्योंकि दे आर मोर प्रिसाइज, दे आर बेटर क्वालिटी, they are low cost, don't you think again we will be shifting on to their products only, हाँ या नहीं? So ये competition है domestic firms के लिए। yes, है। So हम कह रहे हैं पहला reason for imposing such huge and heavy taxes is number one, that we want to avoid foreign competition and let our domestic countries get better. Okay, number one. Number two, restrictions on imports was necessary as a risk of drainage of foreign exchange reserves on the import of luxury goods. दूसरा क्या बच्चे, वही बात है जो भी मैंने आपको बताया, महंगे महंगे हम पर्स, कपड़े, वर्साचे वगैरह की शर्ट्स जो लोग खरीद रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं लाख लाख रुपए के, मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई भी महंगा सामान खरीद रहे हो, लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, तो उतना ही पैसा, मैंने अभी आपको समझाया कि हमारे खजाने में से बाहर जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो कहती है कि ना जाए, ना जाए, तो वो क्या कर रही है, एक्स्ट्रा टैक्स, से सपोज कोई चीज 30,000 की है, उसके ऊपर 30,000 ही टैक्स लगा रही है।
तो अगेन यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड, यू विल बी डिस्करेज्ड. यस, सो रिस्ट्रिक्शंस वाज अगेन मोर, मतलब वाज इंपॉर्टेंट, ताकि हम ड्रेनेज मतलब जो खत्म हो रहा है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसको बचाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए लग्जरी गुड्स के ऊपर कह रहे टैक्सेस हमने ज्यादा लगाए. दो से मिलाए. सो ये जो है डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, रीजंस फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. ओके, फॉर 2 मार्क्स. क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कह रहे हैं. क्रिटिकल अगेन क्या होता है कि अच्छाई में बुराई ढूंढना. ठीक है. क्रिटिक्स क्या करते हैं, आपको कमियां बताते हैं कि कहाँ पे आप लैक कर गए. तो कह रहे हैं यहाँ पे अप्रेज करें क्रिटिकली अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इस टाइम पीरियड के अंदर. सो बच्चे कह रहे हैं अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 year plans were impressive indeed. The proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 13 to 24.6 in this. So कितने से कितना बढ़ गया, ये लर्न करने पड़ेंगे. 6.5 13 to 24.6 बोलेंगे बच्चे. 13 to 24.6% जीडीपी प्रोडक्शन, जीडीपी में इंक्रीज आया है इंडस्ट्रियल सेक्टर से. तो मतलब पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, ओनली 13%. अब उस टाइम पीरियड में कितना करना लग गया, 24.6%. दिस राइज इन द इंडस्ट्रीज शेयर ऑफ जीडीपी इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट. तो कह रहे हैं इससे हमारे को दिख रहा है ना कि इंप्रूवमेंट आई है, डेवलपमेंट आई है. यस, द 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज ऑल्सो एडमायरेबल. तो कह रहे हैं उस टाइम पीरियड में 6% ग्रोथ रेट, सालाना ग्रोथ रेट देखा गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्योंकि इंडस्ट्रीज इसी टाइम पीरियड में सेटअप होनी पड़ी थी, घोषित हुई थी. तो कितना ग्रोथ रेट था बेटा, 6%. और जीडीपी में कितने से कितना था जॉब, 13 to 24.6. ठीक है, वेरी गुड. Number 2, Indian industries were no longer restricted to cotton, textile, and jute. It also included engineering goods and wide range of consumer goods. The industrial sector became well diversified by 1990s, largely due to public sector. तो यहाँ पे अभी हमने वही बात करी थी, देखो शेड्यूल ए बी सी में हमारी इंडस्ट्रीज डिवाइडेड थी, याद है. लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में क्या था. तो शेड्यूल ए में हाउ मेनी इंडस्ट्रीज बताया, 17. शेड्यूल बी में 12. शेड्यूल सी में रिमेनिंग प्राइवेट सेक्टर. यस, तो आप देख रहे हैं कि ए एंड बी मेजर चंक खा के बैठा था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती थी तो उनको परमिशन किससे लेनी पड़ती थी, हाँ गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी. वेरी गुड. और उसके अलावा लेकिन एक चीज थी कि अगर आपको बैकवर्ड एरियाज में सेटअप करना था तो दैट वाज मच मोर इजियर. बस एक वो फायदा था, बाकी तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे. तो ये जो ग्रोथ है प्राइमरीली, ये बताओ किसकी वजह से हुई होगी, पब्लिक सेक्टर. तो ये लिखा बेटा, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है कह रहे सिर्फ टेक्सटाइल और जूट नहीं, और भी चीजों में डाइवर्सिफाई हो गई है. हम कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारी चीजें भी और बनाने लगे. ठीक है. एंड ये जो है ये डाइवर्सिफाई मतलब बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स हम बनाने लगे. और वो किसकी वजह से था, ड्यू टू पब्लिक सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उस टाइम पे प्रीडोमिनेंट नहीं था. Number 3, the promotion of small scale industries gave opportunities to people with small capital to get into business. तो देखो हमने बताया था कि मेन मकसद क्या था, एसएसआईज को सपोर्ट कर रहे थे, याद है. हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे थे. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वही थी, हमने कहा कि जिसकी लिमिट वो उस टाइम पे 5 लाख रुपए लगा के भी बिजनेस शुरू कर सकते थे. तो जिनके कम कैपिटल है, क्या वो भी इंडस्ट्री सेटअप कर पा रहे थे, यस, बिकॉज ऑफ दिस. न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हेल्प इन ग्रांटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट. और बच्चे अगर काम ज्यादा होगा, इंडस्ट्री ज्यादा होंगी, तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी. हाँ, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो बढ़ रही थी. और देयर वाज ग्रोथ विद इक्विटी. ग्रोथ तो हो रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, और इक्विटी भी थी. मतलब अगर रूरल एरियाज में कर रहे थे, वहां पे बेनिफिट्स हमें अलग थे. बड़ी इंडस्ट्रीज तो थी टिस्को टाइप की, ठीक है. और शॉर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी एक एवेन्यू था फॉर ग्रोथ. ओके. Then last, protection from foreign competition through import substitution enabled the development of indigenous industries in the areas of electronics and automobile sector, which otherwise could not have developed. However, this protection had two drawbacks. मैंने कहा था ना, हम यहाँ पे पढ़ते ही गए जहां पे गलतियां रहेगी. ठीक है, तो अभी तक तो ये अच्छा बोल रहे थे. फिर उन्होंने चौथे पॉइंट में क्या कहा, इन्होंने कहा फॉरेन कंपटीशन से हमें ये तो फायदा हुआ कि न्यू इंडस्ट्री सेटअप हो गई. ठीक है, हमारे पास अपने खुद के इंडिजिनस मींस कंट्री में डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो है उनका ओरिजिन हुआ. बट यहाँ पे भी दो दिक्कतें रह.
नंबर वन क्या है? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी मीन्स कंप्लीट इंपोर्ट बैन, है ना? सो आवर पॉलिसीज वर इनवर्ड ओरिएंटेड एंड सो वी फेल्ड टू डेवलप स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। देखो कह रहे हैं इनवर्ड में, ये तो चलो ठीक है, समझ आया कि आप इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, भाई एक्सपोर्ट को तो प्रमोट करना था ना, व्हाई डिडंट यू प्रमोट एक्सपोर्ट? अगर आप प्रमोट एक्सपोर्ट करते तो फॉरेक्स को बचाने के साथ साथ उसको ऐड करते, हाँ या नहीं? अब ऐड तो तुमने किया नहीं, तुम बचाए जा रहे हो, तो बचाने से क्या वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने आप को? नो, नहीं कर रहा, तो ये गड़बड़ थी। नंबर टू, लैक ऑफ कंपटीशन। बच्चे अगर कंपटीशन नहीं था, चलो इंपोर्ट से, प्राइवेट सेक्टर को भी आप आने नहीं दे रहे, तो पब्लिक सेक्टर तो इज अ हाउस ऑफ इनएफिशिएंसीज, है ना? ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, स्लोइंग ऑफ थिंग्स, यस और नो? तो अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होती है उन सबकी? यस और नो? तभी दे वर डेड वेट ऑन द इंडियन गवर्नमेंट, उनको लॉसेस ही हो रहे थे सिर्फ, ठीक है? So due to restrictions on imports, some domestic producers had no sincere efforts to improve the quality of their goods, and it forced the Indian consumers to purchase whatever is produced by them. अगर कंपटीशन नहीं है तो मैं ही अगर आ जाऊं, मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था, अगर आप अकेले ही रेस में भाग रहे हो तो हारने का तो कोई डर नहीं, सो भी जाओ तब भी, जब भी उठोगे चलोगे तो नंबर वन ही आओगे। तो क्या क्वालिटी पे कोई इंप्रूवमेंट की होगी उस टाइम पे? नहीं। अब मुझे ही पता है कि मेरे से ही हर कोई खरीदेगा, मेरे पास कोई कंपटीशन नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करने वाली हूँ? जीतने वाली हूँ, राइट? एंड मार्केट हैड टू एक्सेप्ट व्हाटएवर वाज ऑफर्ड बाय द producers at that time. Yes. So the domestic industry failed to achieve our international standards of product quality. तो मार्केट में क्या लगता है कि अगर इतनी गंदी क्वालिटी के प्रोडक्ट में बेचूंगी तो कोई खरीदेगा नहीं? According to some economists, we should protect our producers from foreign competition as long as the rich nations continue to do so. कह रहे कुछ इकोनॉमिस्ट ने उस टाइम ये बात समझी कि अगर रिच कंट्रीज अगर रोक देती हैं, इनवर्ड लुकिंग हो जाती है, तभी हमें भी होना चाहिए, क्योंकि हम तो डेवलप्ड ही नहीं है, हमें तो भी डेवलप होना है, हम तो भी डेवलपिंग है। तो अगर रिच नेशन नहीं रुक रहे तो तुम क्यों इनवर्ड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हो? समझ आई? देन licensing policy helped the government to monitor and control industrial production. However, excessive regulation had two difficulties again. कह रहे लाइसेंसिंग ठीक थी जी, कोई दिक्कत नहीं थी, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, बट उसमें भी तो प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? नंबर वन, मिसयूज। It was misused by industrial houses. Some big industrialists would get a license for not for starting a new firm, but to prevent competitors from entering into the market. अब कह रहे हैं इससे क्या प्रॉब्लम थी? देखो लाइसेंस प्राइवेट सेक्टर को मिल नहीं रहा था, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फर्म्स बैठी थी उनको एक्सपैंड करने के लिए लाइसेंस तो चाहिए था, चलो वो मिल रहा था। वो कह रहे लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे थे? फिर वही बात है, शातिर दिमाग चला रहे हैं। क्या कर रहे थे? न्यू इंडस्ट्रीज को एंटर होने से रोक रहे थे ताकि उनका कल को कंपटीशन ना बढ़ जाए, ठीक है? जैसे अभी भी है, जहां पे हमारी स्ट्रॉन्ग ये कंपनीज जैसे कोको कोला है, टेलीकॉम में जियो एयरटेल है, क्या आपको लगता है किसी और को एंटर करने देते हैं मार्केट? नो। व्हाई? बिकॉज दे आर ह्यूज इनफ, दे आर अगेन प्रिवेंटिंग कॉम्पिटिशन, सो इट्स नॉट हेल्दी, right? Number two, time consuming. The cumbersome. Cumbersome means very lengthy, very difficult, time consuming, yeah? And complex procedure for obtaining license were very time consuming. A lot of time was spent by the industrialist in trying to obtain a license. तो लाइसेंस obtain करना अपने आप में क्या था? एक बहुत बड़ा चैलेंज था, डिफिकल्टी थी, उठा हुआ है। Next is public sector made a remarkable contribution by creating a strong industrial base, developing infrastructure and promoting development of backward areas. तो कह रहे हैं कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर था उसने इंडस्ट्रीज को बेटर किया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया करा। कहाँ? बैकवर्ड एरिया में, क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं था, वो क्या करना चाहते थे? वेलफेयर एंड डेवलपमेंट करना चाहते थे, यस और नो? सो वो बैकवर्ड एरियाज में उन्होंने क्या करा? बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की रूरल एरियाज में। However, the public sector continue to monopolize. Monopolize means जहां पे मोनोपोली का होता है, जहां पे सिंगल मैन कंट्रोल होता है। तो मोनोपोलाइज करोगे तो क्या होगी? इनएफिशिएंसीज होंगी। वही बात है कि आप क्वालिटी पे इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, आप किसी भी अच्छी चीज में इंप्रूवमेंट या फोकस नहीं करोगे, आप सिर्फ क्या करोगे? कहोगे मैं ही राजा हूं, मैं ही सब कुछ करूंगा, राइट? So in certain non-essential areas which would be well handled by the private sector. कह रहे हैं वो वाले सेक्टर में तुम अपना ध्यान लगा रहे हो जहां पे प्राइवेट सेक्टर को आप एवेन्यू दे सकते थे और वो ज्यादा अच्छा करते तुमसे परफॉर्म, लेकिन तुमने अपनी जिद अड़े रहे कि नहीं
हम ही हैंडल करेंगे। इससे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन, होटल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक मॉडर्न ब्रेड, as a result precious funds of the public sector channelized into areas where private sector would have easily been engaged। कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर, देखो जब हम मिक्स इकोनॉमी में आए थे तो हमने कहा था कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर कर सकता है वहां प्राइवेट करे, जहां प्राइवेट नहीं पहुंचेगा वहां पब्लिक पहुंचेगा। लेकिन तुमने क्या कर दिया, तुमने प्राइवेट को कहीं पहुंचने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से जहां पे प्राइवेट सेक्टर आके बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करके ज्यादा पैसे कमा सकता था और जीडीपी इंप्रूव कर सकता था, वहां पे आपने उनको आने नहीं दिया। और अपने पैसे तो तुम्हारा को लगाने पड़े, बट तुम वहां लगाते जहां जरूरत थी, उधर के लिए तुमने कम कर दिए, और जहां नहीं लगाने थे, जहां प्राइवेट सेक्टर आ सकता था, वहां तुमने पैसे लगा दिए, तो गलत बात करी। Many public sector firms also incurred huge losses but continue to function because of difficulty in closing a government undertaking। So बच्चे अगेन क्या कह रहे हैं, कह रहे बहुत सारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, उनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। तो उसके लिए वो खर्चा तो करते रहे, उससे उनको क्या होते रहे, लॉसेस होते रहे। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। द मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर इन नॉन एसेंशियल वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी स्कॉलर्स। तो कह रहे बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहां पे पब्लिक सेक्टर को नहीं होना चाहिए था, तो वो बहुत सारे स्कॉलर्स ने कहा कि क्यों, हटो यहाँ से, राइट। So according to them, the role of public sector should be limited to strategic areas like national defense, and private sector should be given opportunity for other non-essential areas। जैसे आजकल के टाइम पे essential areas like defense, ammunition, nuclear weapons, रेलवे चलो है, इलेक्ट्रिसिटी, और जो भी essential चीजें हैं which are important for station in life, station means for सर्वाइवल इन लाइफ, वो अभी गवर्नमेंट पे, लेकिन ये उस टाइम पे होना चाहिए था ना, तो हम अच्छे से ग्रो करते, राइट। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, पब्लिक सेक्टर इज नॉट मेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स बट टू प्रमोट वेलफेयर। यही बात है, होना तो यही चाहिए। सो दे शुड हैव इवैल्यूएटेड देयर कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर एंड नॉट टू अर्न। ओके, नाउ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इकोनॉमी टिल 1991। पहले अभी तो हमने सिर्फ क्या करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, अब कह रहे ओवरऑल इकोनॉमी का अप्रेजल करते हैं। नंबर वन, डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर, तो ये सेम ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या होता है, सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए था, सिर्फ एसेंशियल एरियाज में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी और प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने देना चाहिए था इनटू नॉन एसेंशियल एरियाज, ताकि जो गवर्नमेंट की फंड्स हैं वो बेटर तरीके से चैनलाइज होते। सो यहाँ पे वही बात है, there were heavy reliance on public sector, it was assumed government can be instrumental in raising the objective of social justice with equity। So इस वजह से 17 industries were reserved for public sector as against only for 12 private, right। कंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं था बहुत सारे एरियाज में एंटर करना, अलाउड भी था तो उनको अपने आप को न्यू जगह पे लाना या फिर एग्जिस्टिंग को एक्सपैंड करने के लिए भी लाइसेंसेस की जरूरत थी, जो कि इजीली अवेलेबल नहीं थे, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उनकी कंट्रोल थी। यस, so the state or the government held complete control over the private sector through system of licenses। No new industry was allowed unless the license was obtained। License was required even for expansion or diversification of production। Diversification मतलब अगर new products मुझे ऐड करने हैं तो मुझे तब भी लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, अगेन हमारा जो फोकस था वो किसके ऊपर था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसकी वजह से हमने एक्सपोर्ट्स भी नहीं करे। ठीक है, which was again a big drawback for the economy। This was another important feature prior to 1991, implied reliance on import substitution and protecting the industries from foreign competition। but यहाँ पे हमने क्या करा, एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट नहीं किया, उसके ऊपर भी कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस थे। प्रोटेक्शन टू एसएसआईज, तो बच्चे यहाँ पे ठीक है बहुत सारे प्रोडक्ट्स हुए, कंप्लीटली रिजर्व किसके लिए थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए थे, जिसमें बिग को तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं था एंटर होना। ठीक है, सो दे वर आल्सो गिवन कंसेशंस एज लोअर एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी होते हैं वो वाला टैक्स जो कि प्रोडक्शन के ऊपर लगता है। ठीक है, बैंक लोन्स भी उनको इजिली मतलब मिल जाते थे लोअर रेट पे। These industries cannot compete with big industrial firms। It is obvious that development of SSI should be protected। तो कह रहे हैं इस वजह से क्या सोचती हैं कि अगर बिग इंडस्ट्रीज आ जाती है तो वो स्मॉल स्केल को कहीं पे जीने ही नहीं देती, क्योंकि उनके पास पैसा कम था, उनके पास फंड्स कम थे। लेकिन अगर उनको कंसेशंस दिए जाते और बिग को रोका जाता तभी स्मॉल जो है नर्चर हो सकती थी। तो इस वजह से कह रहे हैं हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, बट इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हमने देखा था कि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद ड्यू टू पब्लिक सेक्टर हमने और डिफरेंट एरियाज में भी डाइवर्सिफाई किया।
So बच्चे more diversified. It was not just confined to jute, tea, cotton, etc. Now started producing consumer electronic goods. Automobile industry also started growing. Okay, easy है, यहाँ तक समझ आ रहे हैं? Now last topic I think है इसका, उसके questions है, ले दो मुझे, ठीक है. So next is बच्चे हमारे पास achievements of economic planning. अभी हमने ऊपर फीचर्स किए थे, अब अचीवमेंट क्या हुई बच्चे? इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम. ऊपर जो हमने पढ़ा था वो कहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर से जीडीपी हमारा इंप्रूव हुआ था फ्रॉम 13 टू 24.6. यहाँ पे हम कह रहे हैं नेशनल इनकम एनएनपीआर कितना इंप्रूव हुआ. ठीक है. सो इंडिया वाज स्टैग्नेंट इकोनॉमी बिफोर इट. सो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ जस्ट लेस देन 1%. ठीक है. जो ग्रोथ थी वो कितनी थी ब्रिटिश एरा में? 1% से कम थी. लेकिन नेशनल इनकम उसके बाद इंक्रीज हुई फ्रॉम 2.1% टू 5.9% इन 1990 एंड इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस. जहां 1% भी इंप्रूव नहीं हो रहा, वहां पे 2.1 से हम सीधा कितने पे चल गए? 5.9%. तो ये अचीवमेंट थी. यस, कितने से कितना हुआ बेटा? 2.1 से 5.9. वेरी गुड. Increase in per capita income. What is per capita income? It is a national income divided by population per hectare. Yes. So, बच्चे it refers to the per capita availability of national income. Increase in per capita income is a good indicator. It increased from 1.8 to 3.6 in 1990. तो per capita कितने से कितने increase हो गए? Almost double, है ना? Almost के exactly double. 1.8 से 3.6. दोबारा से national income कितनी? 2.1 से 5.9. वेरी गुड. और पर कैपिटा 1.8 से 3.6. ठीक है बच्चे. नंबर 3, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारे लोगों को मिली बच्चे. During innovation, new policies, agriculture reforms and diversification, the country increased employment opportunities. In the year 1990, employment हमारे को, हमने कितने लोगों को पढ़ाई प्रोवाइड करी? 350 lakh people as against 70 lakh persons in the year. This. So कितना? 5 times, है ना? 5 times हुआ. 5 times हमने employment improve करी. पहले कितनी थी? 70 lakh. कितनी थी? और आज उस टाइम पे कितनी होगी 1990 में? 350 लाख. ठीक है. कितनी पीयूष? पहले 70 थी, फिर 350 हो गई. ओके. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. बच्चे यहाँ पे प्रोडक्शन हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितने से हो गई इंक्रीज? 7% पर एनम. ठीक है. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड आवर इंडस्ट्रियल base became stronger, industry started growing and became diversified. We started producing same OEM, new consumer and capital goods, engineering goods, automobile, कुछ भी लिख सकते हो. During this period, the growth of industrial production has been around 7% per annum. Okay. Social infrastructure. Now, what is social infrastructure? It refers to the demographic profile. That is literacy rate कितना है, डेथ रेट कितना था, बर्थ रेट कितना था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी. देखो जब हमने ब्रिटिश एरा पढ़ा तो हमने कहा था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 से 32 हो गई, है ना? आज के टाइम पे 69 है, उस टाइम पे 32 थी सिर्फ. मतलब 32 के एज पे लोग मर जाते थे. उसके बाद हमने कहा कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत हाई था, मतलब 1 साल से छोटे के बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. फिर हमने कहा इलिटरेट बहुत ज्यादा थे लोग, लिटरेसी रेट बहुत लो था, विमेन में तो स्पेशली पढ़े ही नहीं थी लड़कियां तो. ठीक है. फिर हमने कहा कि डेथ रेट बहुत हाई थे पर 1000. यस और नो? बट यहाँ पे अब देखो बेटर होना चाहिए ना, होना चाहिए. यस. इट रेफर्स टू दोज फैसिलिटीज व्हिच हेल्प द प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक इनडायरेक्टली लाइक हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा. डेथ रेट केम डाउन फ्रॉम 27 पर 1000. याद है ना हमने वहां पे करा था 27 पर 1000. यस और नो? इट केम डाउन टू 8%. तो देखो कितना 19% का फॉल आया. तो इज इट अ गुड थिंग? है ना? पहले लोग जितने मर रहे थे उससे अब कितना बहुत कम मर गए, 19% कम. ठीक है. पर 1000. लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम 32 कितने हो गई? 64 हो गई. तो वो भी एक बेटर साइन था. ठीक है. अगेन डेथ रेट कितने से कितने में आ गया बच्चे? 27 पर 1000 टू 8 पर 1000. यस. एंड हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ पहले कितनी थी? 32 उस टाइम पे थी, है ना? कब? ब्रिटिश एरा में. और वो कितनी इंप्रूव हो गई बेटा? 64. ओके. सो अगेन इसकी स्टैटिस्टिक्स में दोबारा से रिवाइज करा देती ताकि घर पे लोन हो जाए. सबसे पहले नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम पहले सिर्फ 1% से ग्रोथ हो रही थी, लेकिन जब हमने ये स्टार्ट किया 1950 में तो उस टाइम पे कितना था? 2.1.
और जो कि आपका वो उतना कितना हो गया था 1990 में 5.9%। वेरी गुड। तो इंक्रीज इन पर कैपिटा पहले कितनी हो रही थी 1.8, अब कितना हो गया 3.6। वेरी गुड। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहले कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे थे 70 लाख, और उस 1990 में 350 लाख। वेरी गुड। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर डिफरेंट एरियाज में घुस गए। कितने से ग्रोथ हुई प्रोडक्शन की 7% पर एनम। एंड विच इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेथ रेट हमारा कितने से कितना हो गया बच्चे 27 से 8। एंड हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 से 64। वेरी गुड। फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1990, इंक्रीज इन पॉवर्टी। बच्चे जितना मर्जी ट्राई करते रहे, पॉपुलेशन हमारी इंप्रूव हो रही थी, गवर्नमेंट हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं भी थी, तो इस वजह से बच्चे नंबर ऑफ पीपल हु यूज टू गेट द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ was also increasing considerably. मतलब उनको बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल पा रही थी, राइट? They were deprived of basic necessities. So the policies adopted by the government in 1990 were very rigid. Rigid means very strict. ठीक है, वेरी स्ट्रिंजेंट, मतलब इट वाज वेरी, ये कि यही है बस, इससे ज्यादा ना आगे ना पीछे को फ्रीडम नहीं था। सो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इनकम ज्यादा नहीं हो पा रही थी, राइट? नंबर 2, कंसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस। बच्चे इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा था, कितने परसेंट से इंक्रीज फ्रॉम नियरली 6 to 16.7। देख रहे हैं 10.7% से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया हमारा, कितना ज्यादा है। हर चीज महंगी ही महंगी हो जा रही थी। सो इट वाज नॉट अ गुड साइन अगेन। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चे तो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे पास बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ गई। ग्रोथ रेट तो बढ़ रहा था पॉपुलेशन का, वो तो हमने पढ़ा था ना कि एवर सिंस द सेकंड फेज ऑफ 1921 आवर पॉपुलेशन सॉ कंसिस्टेंट राइज। ठीक है, उसके बाद से तो कभी गिरा ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही थी क्योंकि गवर्नमेंट मेजर सारे इंडस्ट्रियल एरिया में थी, हाँ या नहीं? और इनकम भी इतनी नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। सो इस वजह से बच्चे पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं हो रही थी, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट थी। यस। सो द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंक्रीज फ्रॉम 54 लाख पर्सन्स इन 1956 टू 85 लाख पर्सन्स इन दिस। देखो ऊपर क्या था, एम्प्लॉयमेंट कितनों को दी हमने, यहाँ पे ओवरऑल पॉपुलेशन के साथ बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं फर्क? उधर था कि पहले हमारे पास सिर्फ 70 लाख काम करते थे लोग, उसको इंक्रीज करके हमने 350 किया। लेकिन जब हम कंपैरिजन अलोंग विद पॉपुलेशन कर रहे थे, तो बच्चे पहले कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे 54 लाख, और अब उस टाइम पे तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितने हो गए 85 लाख। ठीक है, समझ आ रहा है? एक बार जल्दी से नजर मारो पीछे। ऐसे करो, लेट्स स्टार्ट विद दीज एमसीक्यूज एट द एंड, क्योंकि स्टार्टिंग के तो सबके आंसर्स गिवन ही है। ठीक है, और वो डिस्क्रिप्टिव भी डायरेक्ट है। एमसीक्यूज ट्राई करते हैं। आ जाओ। दिस इज पेज नंबर क्या है?
पेज है कोई हमारा नंबर नहीं है। तो सेकंड थर्ड लास्ट में मल्टीपल चॉइस फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। Dash refers to an arrangement by which central problems of the economy are solved are economic system, हाँ या नहीं? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। The planning commission was set up in 1950। क्या कह रहा है? 45 कहाँ से आया? हाँ। Dash implies the use of advanced technology, modernization, yes or no? फोन बंद कर गुरप्रीत। Import substitution refers to the situation where the substitution of imports by dash production domestic. Dash refers to fixing of the specified limits of land which could be owned only by an individual. Land ceiling. Central problems are all what to produce, how to produce, for whom to produce. Yes or no? Schedule A company comprises of exclusively owned by government. Yes or no? Schedule A. Objective of planning are all. Yes or no? Growth, self-reliance, modernization तीनों है. Economic system adopted in India was ये तो सबको आना चाहिए mixed. Yes. Inward looking trade strategy is also known as a policy of import substitution. Perfect. The first industrial policy resolution 1948. First जो है वो 1948 में थी, second कब आई थी? 1956. Perfect. In dash India adopted HY program for the first time. HY भी होना चाहिए शायद, है ना? HY भी होना चाहिए. So first time HYV seeds हमारे कब होते हैं? 1967 में होते हैं, चेक करना. 70s में क्या था? 66 में क्या था? 66 is the answer बच्चे. First time. ठीक है. Then dash refers to an increase in the country's capacity to produce the output of goods and services in the country. Growth. इंक्रीज की बात कर रहे थे को वर्ड रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस. ये तो था प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंप्रूव करना इज ग्रोथ. हाँ या नहीं बच्चों? The purpose of dash was to reduce the concentration of land ownership in a few hands. The purpose was, yes, was to reduce was land ceiling, है ना? Land को reduce करना तो is land ceiling ना? So this was answer. इसका क्या है? आपने पक्का देख लिया ना? वो 66 है ना? ठीक है. Okay. Then ये समझ आया? 14th तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? Small scale industries are employment oriented, equity oriented, equality oriented, all. नहीं all है कि employment oriented है? Let's just check. Business. ये देखो. Employment generation. Yes, I think it should just be employment generation. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही होता था जो इसका कारण और तो कुछ नहीं हो सकता. इक्विटी कैसे लेके आएगा वो भाई? एक बार फिर भी आई विल जस्ट चेक अगेन. ठीक है.
Yes, only employment oriented. 100%, please don't talk. आंसर इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होंगी. इक्विटी का काम इनका नहीं था, वो किसका था? गवर्नमेंट का था. ठीक है. Okay. So where were we? Which question? Yes. 16. IPR 1956 formed the basis of the dash 5-year plans. Formed by the basis of which 5-year plan? Second 5-year plan. Yes. ठीक है. So on 30th April, second ये हो गया. ठीक है. Next, which question are we on? 17th. Dash is the proportion of agriculture produce which is sold in the market by farmers after meeting the self-consumption requirement. Marketable surplus. Yes. Before the advent of the Green Revolution in 1960s, India was primarily dependent upon Dash for the supply. USA. Yes. Next, identify which of the following is not an advantage of Green Revolution. तुम आप कर रहे हैं? बड़े अच्छे हाल है ना बेटा. Identify which of the following is not an advantage. India has become self-sufficient in the production. Yes, this is an advantage. India has built sufficient buffer stock. This is also an advantage. Increased marketable surplus. Yes. So answer D is sort of increase in the prices of the food grain is follows. Arrange the following events in the correct chronological. Chronological means on the basis of time. Okay. So Constitution of Carve Committee, establishment of Planning Commission came into 1950. ठीक है. अपना beginning of the first 5-year plan was 51. Establishment of नीति आयोग is in 2015. So कार्वे कमेटी हमारी कब थी? एक बार मुझे ध्यान नहीं आ रही. चेक करना बेटा नोट्स में. पहले ही थी वो तो मुझे ध्यान है, बट किस टाइम थी? नाइनटीन फिफ्टी फाइव नहीं बाद में. हाँ 1955. यस 1955. सो पहले वाला 1955 है. सो सबसे पहले क्या होना चाहिए? टू. हाँ या नहीं? टू होना चाहिए बेटा. प्लानिंग कमीशन सबसे पहले आया. फिर हमारे पास आया कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे फर्स्ट बिगनिंग ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान वाज इन द ईयर 1951 ही है ना? और प्लानिंग कमीशन सेटअप भी तो हमारी इससे पहले ही हुई थी ना. हाँ. सो ये गड़बड़ है क्वेश्चन में थी, क्योंकि दिस शुड बी नंबर 1 सेकेंड वाला, फिर होना चाहिए 3, फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कार्वे कमेटी 55 एंड देन नीति आयोग ना. ऐसा कुछ ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास. सम प्रॉब्लम ना दे. हाँ इसका गलत है ना ये देखो. let's see.
गड़बड़ है इसमें, ऑप्शंस में दे रॉन्ग। कार्बे कमेटी पक्का हमारी कॉन्स्टिट्यूट 1955 में हुई थी। एक मिनट नोट्स लिखना। 1955 में है। सो कार्बे कमेटी वाज इन 1955, देन इस्टेब्लिशमेंट प्लानिंग कमीशन, it was in 1950, yes. And then beginning of the first 5-year plan was 1950, 1991. First, 1951, ठीक है. So this was 50, this was 51, this was 55, and this was 2015. तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, दिस इज गड़बड़. ठीक है, तो आप करेक्ट कर लो. करेक्ट, करेक्ट. और वो हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल में नंबर 1, सबसे आएगा 2, फिर 3, फिर 1 एंड देन 4. ठीक है. और यार 2 3 4 1 है, 2 3 1 4 करना है, सी मत कर. ठीक है बच्चे. After independence, in order to bring equity in agriculture, land reform policies were introduced by the government that includes abolition of land zamindari system, yes, है ना. इक्विटी लानी थी, लैंड रिफॉर्म्स लाने थे. तो लैंड रिफॉर्म्स में बच्चे ग्रीन रेवोल्यूशन तो नहीं था ना हमारा, नहीं था. वो किस में था हमारा, टेक्निकल, है ना, टेक्निकल रिफॉर्म्स में था, लैंड रिफॉर्म्स में नहीं था. एंड लैंड सीलिंग, यस, ऑप्शन इज 1 and 3, that is C. In dash, first industrial policy resolution of India, independent India was announced 1948. Dash is not a type of land reform introduced by government after independence. HYV seats, yes. बाकी सारी तो थी ना. ये क्या था, टेक्निकल था, HYV seats या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन. समझ आ रहा है गुरप्रीत तुम्हें? प्योर उसको मार्क करा देना बाद में. Dash was known as the architect of Indian economic planning. बताओ. नहीं. सी, महानल ऑफिस. ठीक है, पीसी महानल ऑफिस. Which of the following statements is correct with reference to the mixed economic system in India? Predominance of free market economy system over government regulated economy? No. Absence of economic planning? No. Ownership of factors of production only by private? No. Last is option coexistence of public and private sector. Option number D. ठीक है. गुरप्रीत तुम्हें समझ आ रहा है कुछ? Dash was the objective of import substitution in India. Production of high quality products? नहीं, ऐसा नहीं है. Production of domestic industries from foreign competition? Yes. So option is option number B. है ना? In India, agricultural subsidies have always been a topic of debate among the economic thinkers. Identify which of the following statements is not an argument in favor of continuation. So subsidies encourage farmers to adopt new technologies. ये तो है favor में. Subsidies help farmers to face uncertainties of future. Subsidies aim to reduce inequality between rich and poor. False. ये अगेंस्ट था, याद है ना. हमने कहा था कि रिच को भी मिल रहा है, पुअर को भी मिल रहा है, तो फिर फायदा क्या हो रहा है. हाँ या नहीं. Subsidies mainly benefited the fertilizer industries and wheat farmers. Yes. अच्छा, एम लिखना है यहाँ पे. यस. ठीक है, डी होना चाहिए इसका. सब्सिडीज. यस. नॉट इन फेवर ना. सो हाँ, क्योंकि एम तो वो यही था. और मतलब कि हमारा एम तो यही था कि हम पुअर को बचाएं, लेकिन एंड का लास्ट का मैंने पढ़ा ही नहीं, गलत बात करी. पूरा पढ़ना चाहिए. डी का ऑप्शन क्या था बच्चे हमारा, कि सब्सिडीज मेनली बेनिफिट्स ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड बिग फार्मर्स. ये यही तो अगेंस्ट है ना. यस. सो ऑप्शन नंबर डी. यस. विच ऑफ द फॉलोइंग, डी, द डॉग. ओके. Which of the following is not a valid statement in context of Industrial Policy Resolution 1956? Not a valid statement. Ownership and management of the core industries were given to public sector. True है. Tax benefits were given to industries established in backward region. ये true है.
Few industries were allowed to be owned by private is also true. Goods produced by small scale industries were de-reserved. False. They were reserved for SSI. समझ आया ना? Structural composition refers to number of people engaged in training, number of people engaged in different sectors, number of people engaged in tertiary, number of people facing unemployment. So answer is B. Ball. ठीक है ना? Structural यही होता है कि different sectors में लोग कितना काम कर रहे हैं. Dash committee was set up for the development and promotion of small scale industries. Car business. First industrial policy resolution of India, resolution of independent India was announced again, same 1948. Niti Aayog was formed in 2015 to replace Planning Commission. Which of the following statements about land ceiling policy is true? It led to equity in agriculture. Yes. Many landlords were able to escape legislation. Okay, the implementation of legislation has challenged small tenants. No, they were challenged by big tenants, these things, zamindars वगैरह. It was successful in Kerala and West Bengal because it met no resistance. So it was more this thing successful in which countries, which states? Kerala and West Bengal. So answer is option number D. ठीक है ना? That's it, बेटा. अब बाकी के आंसर्स आपके सामने है ही है. ठीक है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम एक और